हेलो, नमस्कार सभी को। रोज की तरह आज आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 5 या कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 2। कल तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। बताया था कि एक स्पेस होता है अराउंड अ चार्ज जिसमें किसी दूसरे चार्ज की इन्फ्लुएंस को महसूस की या दूसरे चार्ज के ऊपर उस चार्ज की इन्फ्लुएंस को महसूस किया जा सकता है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज को समझा था। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड charges and end at negative charges. In case of single charge they may start or end at infinity. दूसरा आपका पॉइंट था टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड shows the direction of electric field at that point. उसको मैंने आपको ऐसे बताया था कि कोई कर्व होगा तो कर्व पे अगर किसी पॉइंट पे आप फील्ड निकालना चाहते हो तो आपको इससे जाता हुआ एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टेंजेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। फिर था टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then two tangent drawn at that point will represent two direction of the field at that time which is never possible. या ऐसा समझ सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, जितनी भी आप फिनोमिना समझ पा रहे हो उनको समझ पाना फिर नहीं हो पाएगा। या एक और आपको याद रखना चाहिए कि अगर कभी स्पेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, उसको भी याद रखना चाहिए। एक और है आपका इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, यही अभी आपको बोला। फिर लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में अगर क्लोज लूप फॉर्म होगा तो वो चार्ज लौट के फिर से मतलब जो फील्ड लाइन है वो लौट के फिर से उसी में आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इसको कैसे समझेंगे कि कोई भी कंडक्टर है उससे जब ये फील्ड लाइंस निकलेंगी तो डेफिनेट सी बात है कि इसके सेंटर के जो ये सरफेस होगी या टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा एक नॉर्मल बनाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी जो आपको मैंने कल समझाई थी। फिर आपसे दो क्वेश्चंस मैंने किए थे और दोनों के जवाब आज जानने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन था आपका अ रिंग ऑफ रेडियस ए कंटेन्स अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। और आपको कुछ मैंने ऐसा हिंट दिया था। अगला एक और सवाल था वो ये था टू चार्जेस 10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed at point A and B separated by a distance of 10 centimeter. Find electric field at a point P on the perpendicular bisector of AB at a distance of 12 centimeter from its middle point. अब मैंने आपको हेल्प भी दिया था कि इस चीज को आप कैसे सॉल्व करोगे। इसको मैं उठाने का प्रयास करता हूं, शायद ये मैं पूरा कॉपी कर पाऊं। अगर ये कॉपी हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं फिर से बनाऊंगा। कॉपी तो हो गया। इस फिगर को मैं यहाँ पेस्ट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ये लगभग ऐसा है, ये फिगर आपका ऐसा है, वो सवाल आपके पास होगा ही। अब करें क्या हम लोग, अब अगर हम ऐसा करते हैं कि ये फिगर है जैसे अपने पास, ठीक है ना। हमसे कहा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि हम इन पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। इन पॉइंट्स को जब जोड़ लेंगे उसके बाद जो डिस्टेंस आएगी, इनको दोनों को जोड़ लिया तो ये इनको हाफ करोगे, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर निकलेगा आपका। अब 5 सेंटीमीटर जैसे दोनों आ गए, फिर क्या करेंगे कि ये हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि जो ये लाइन PA होगी, जो PA होगी वो बराबर होगी आपके PB के, और जो कि बराबर होगी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर
जो कि हो जाएगा आपका 144 प्लस 25 169 अंडर रूट 169 विच इज इक्वल्स टू 13। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है अपनी वो है 13 सेंटीमीटर। अब ये वाली साइड जो दोनों तरफ 13 सेंटीमीटर निकल के आई, अब हमें फाइंड करना है फील्ड एट ए। तो अपने मन में जितनी थ्योरीज अभी हम लोगों ने पढ़ी है उसके हिसाब से क्या करेंगे कि यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का अपना कोई इंफ्लुएंस होता नहीं है, वो इसके कारण रिपल्सिव नेचर या अट्रैक्टिव नेचर शो करेगा। तो इसके कारण वो रिपल्सिव हो जाएगा, इसके कारण वो रिपल्सिव क्योंकि पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो इसके कारण वो अट्रैक्टिव होगा। रिपल्सिव होगा तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, रिपल्सिव होगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर अट्रैक्टिव होगा तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। अट्रैक्टिव होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। कुछ समझ में आया हमें? और इन दोनों के कारण एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। इन दोनों के कारण एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। अगर हम कंसीडर कर लें कि ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी आपका क्या होगा? थीटा होगा, और ये एंगल भी क्या आपका क्या होगा? थीटा होगा। अब ये सवाल सॉल्व करना आसान बनेगा क्योंकि इधर जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो ई प्लस क्यू चार्ज के कारण, और इधर जो है वो ई माइनस क्यू चार्ज के कारण होगी। अब इन दोनों चार्जेस के कारण इधर एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जो कि होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी? वो बराबर होगी ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। मतलब अगर हम ई प्लस क्यू निकाल लें और ई माइनस क्यू की वैल्यू निकाल लें और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमारे लिए ये आसान बन जाएगा, फिर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ई प्लस क्यू निकालना हो चाहे माइनस क्यू निकालना हो, दोनों ही केसेस में हम करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों को आता है ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप देखो, गौर करो, इधर भी 10 कूलम है, इधर भी 10 कूलम है, इधर निगेटिव है अपना, तो करेंगे क्या, दोनों सेम वैल्यूज हैं तो उनको क्या लिखेंगे कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q की वैल्यू है आपकी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन आर स्क्वायर की बात करें, आर स्क्वायर कौन सी डिस्टेंस होगी? ये वाली। आर स्क्वायर कौन सी डिस्टेंस है? ये वाली। तो 13 का स्क्वायर तो 169 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, जैसे मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, और फिर फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है अपनी? न्यूटन पर कूलम। क्यों 6 आएगा उसको अगर हम गौर करने का प्रयास करें तो यहां पावर 9 है और प्लस ये 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, माइनस 6 इधर है, एक और कम करेंगे तो कुल मिला के आपका ये सॉल्व करोगे आप तो आपका ये आएगा। सेम यही, ये तो प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर हम लिखें सेम यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी माइनस क्यू चार्ज के कारण आएगी। अब आप सोचोगे कि निगेटिव आएगा एक, तो ऐसे सोचो, यहां इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो निगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन वाइज अगर हमें डायरेक्शन पता है तो फिर हम निगेटिव को देखेंगे। तो ये क्या आएगा आपका 5.3, निगेटिव के कारण भी 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। मींस ये दोनों मैग्नीट्यूड की बात करें, हम डायरेक्शन को अगर इग्नोर करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या है? बराबर है, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड से ही यहां एक रिजल्टेंट बनेगा। तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें, ये दोनों जब हमें मालूम चल गए तो फिर इस फॉर्म में हम जब रखेंगे तो ये आएगा। अच्छा, एक चीज और गौर कर लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो कॉस थीटा अपना होता है, कॉस थीटा अगर कहीं लिखा है तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहां हमें दिखाई दे रहा है कि ये 5 है, हाइपोटेन्यूज है अपना 13, मतलब cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 5/13। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगी ई टोटल जो आएगी वो आएगी 5। ऐसे समझो कि ये लिखा होता ई माइनस क्यू या प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू और ब्रैकेट में cos थीटा। तो उसके बाद चूंकि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो सेम मैग्नीट्यूड है, उनको लिखेंगे 2 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड विद 5/13, और जब इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आएगा 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट P ड्यू टू
बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के कारण जब हम निकालेंगे, जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है वो ये होता है कि नेगेटिव चार्ज के कारण भी फील्ड सेम है, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फील्ड सेम है, और हम उस नेगेटिव साइन को लेके जब चलने लगते हैं तो होता क्या है कि मैग्नीट्यूड वाइज हम उसको कैंसिल कर देते हैं। बट अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें, वेक्टर सम करें उनका, तो डायरेक्शन वाइज उनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो उन दोनों के बीच में निकल के आएगा, ना कि वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। कैंसिल तब करता है जब वो एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट होते। क्लियर है? तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सिमिलरली अब अगला अपना नेक्स्ट सवाल जो था वो ये था कि अगर अ रिंग ऑफ रेडियस ए कंटेन्स, ये वाला सवाल था आपका। एक्चुअल में ये एक डेरिवेशन है, तो इसको आप एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद मैं इस फिगर को फिर से कॉपी करने का प्रयास करता हूं और उसके बाद इसको उस वहां पेस्ट करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, फिर फर्दर आगे की बातें करी जाएंगी। ध्यान देते हैं। तो मान लेते हैं यहां, अब इसको पेस्ट किया तो हुआ क्या कि कुछ ऐसा है, सेटअप अपना कुछ ऐसा है कि एक रिंग है। रिंग मींस जैसे कड़ा हो अपना, एक रिंग है। उस रिंग की एक्सिस जो है, ऐसे समझो एक रिंग होती यहां, उस रिंग की जो सेंटर होता, सेंटर से एक लाइन जाती यहां आगे को, उस लाइन पे एक पॉइंट होता, उस पॉइंट पे इस पूरी रिंग पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरी रिंग पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो कि इस एक्सिस के सामने है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमें कैलकुलेट कर रहे हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और उस चीज को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको सेटअप बताया कि ये रिंग है, ये एक्सिस है उसकी, उस एक्सिस पे पॉइंट P है, और मैंने जब हिंट दिया था आपको तो मैंने बताया था कि छोटा सा चार्ज हम यहां मान लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ये छोटा सा चार्ज माना, तो छोटा सा चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी छोटी सी होगी। अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखें तो वो होगी अपनी DE इज इक्वल्स टू K DQ अपॉन जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को, अब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, जो सेंटर है इस डिस्टेंस को यहां से लेके P तक की OP इज इक्वल्स टू x है। तो आप अगर वही पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाओगे तो ये डिस्टेंस आप कहोगे कि ये होगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या होगी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस पता है, इस छोटे से चार्ज से इस पॉइंट P पे निकाल रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, है क्या कि पूरी बड़ी सी रिंग है, पूरी बड़ी सी रिंग है तो उसके कारण हर पॉइंट से अगर ऐसे बनाएंगे तो एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो कोन तो हमें फिर वही कि सारी चीजें हम टोटल निकालें, इससे बेहतर आपके न्यूटन साहब ने बना दी है अपनी कैलकुलस ये कहती है कि किसी भी बड़ी चीज को जो यूनिफॉर्म हो उसको हम छोटे पार्ट में ब्रेक कर लें और छोटे से पार्ट को निकाल लें और उसको इंटीग्रेट कर लें तो वैल्यू सेम रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, DE इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी जिसको हम कहेंगे DE। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड DE हुई। और अगर गौर करें, अब जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये कहता है कि जो एंगल, जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, अगर ये एक ट्राइंगल होगा तो ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा, ये जिसके साथ थीटा होता है वो बेस होता है और जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। और बेस को जब लिखा जाता है तो वो हमेशा आता है कॉस थीटा के टर्म में। तो DE कॉस थीटा जो होगी वो इस पॉइंट से, अब हमें चूंकि फील्ड चाहिए इस लाइन के अलोंग, कि इस लाइन के अलोंग एक पॉइंट P है तो फील्ड हमें इस लाइन के अलोंग चाहिए, तो इफेक्टिव फील्ड जो होगी वो होगी आपकी DE cos थीटा। इतनी सी बात समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कोई रिंग है, रिंग पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके सेंटर से कोई एक लाइन जा रही है, उसकी एक्सिस है, उस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे मुझे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। करेंगे क्या कि चूंकि पूरा चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बहुत छोटे से पार्ट का चार्ज ले लेंगे जो होगा DQ, बहुत छोटा चार्ज DQ। उस चार्ज से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट P से होते हुए जाए, तो इस DQ चार्ज से जो फील्ड लाइन P की तरफ जा रही होंगी वो ऐसी होंगी, DE ऐसी होंगी, प्लस इस
पॉइंट ओ से हमें डिस्टेंस पता है, यहां से हमें डिस्टेंस पता नहीं है। तो और जो फील्ड लाइन हमें निकालनी है वो इस एक्सिस के अलोंग निकालनी है। तो इस एक्सिस के अलोंग जो लाइन जा रही होगी वो होगी आपकी DE cos थीटा, मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकालनी है वो DE cos थीटा निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, K DQ अपॉन, अब K Q अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो K DQ R स्क्वायर क्या होगा, तो R स्क्वायर आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस आपकी है अंडर रूट ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो इसी को लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आपका स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया होगा। ऐसे समझो कि ये ऐसे रहा होगा और उसके बाद जब स्क्वायर हुआ होगा तो ये कैंसिल आउट हो गया होगा और बचा होगा के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है? नहीं हो तो वीडियो रिवर्स करके देखना आप इसको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है कि हमें पता है कि जो DE है, जो वो DE ना होके वो कितनी है आपको, DE cos थीटा। सिंस DE जो इक्वल है वो इक्वल है अपनी, जो हमें कैलकुलेट करनी है, या अच्छे से लिखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल है अपना DE cos थीटा के। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि K DQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या, कॉस थीटा। ये किसके बराबर है, बोले DE cos थीटा के। ये किसके बराबर है, DE cos थीटा, या इसी को ऐसे समझो कि ये बराबर है आपका DE के। ये किसके बराबर है, DE के। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब हम क्या करें, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें और इधर cos थीटा की वैल्यू फाइंड करें। cos थीटा की वैल्यू फिर से फाइंड करेंगे तो ये थीटा है अगर, तो cos थीटा भी बताया था आपको कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है अपना। तो वो निकल के आएगा अपना बेस कितना है, इस थीटा के साथ बेस कितना है, x अपॉन हाइपोटेन्यूज अपना कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू हो गई जो यहां रखेंगे हम लोग और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब जब हम बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा क्या, ध्यान देना। इसको ही मैं अगले पेज पे लिखता हूं, अगले पेज पे लिखता हूं, वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ DE इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ K DQ अपॉन R स्क्वायर, और cos थीटा की जो वैल्यू निकाली है वो निकल के आई है अपनी x अपॉन अंडर रूट, R स्क्वायर जहां लिख दिया है ये चीज, R स्क्वायर ना होके यहां पे क्या है अपना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड विद cos थीटा की वैल्यू जो निकाली है वो आई है x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन में जो चीजें कांस्टेंट होती है उनको हम बाहर ले लेते हैं, तो उनको हम जब बाहर करेंगे तो वो आ जाएगा DE का इंटीग्रेशन आएगा आपका E, और जो चीजें कॉमन है उनको बाहर कर लेंगे वो होंगी K x अपॉन, अगर ये पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, 1 + 1/2 मतलब मींस 3/2, तो ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और इंटीग्रेशन ऑफ DQ का इंटीग्रेशन अपना आएगा Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग ओवर विच अ यूनिफॉर्म चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वो निकल के अपनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 और ये साथ में q, क्योंकि dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा q। हालांकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो फिर आप क्या होगा, एक कांस्टेंट c भी लिख सकते हो, बट उस c की वैल्यू भी 1 आएगी, उस c की वैल्यू 0 आएगी एक्चुअल में, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब लिमिट्स की बात होगी तो आपकी वो वैल्यू आएगी। फर्दर इसी में क्या होता है कि जैसे ये डिस्टेंस की बात करें, हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो होगा क्या कि ये जो रिंग की डिस्टेंस है ये a है x के कंपैरिजन में, a जो होगा वो x के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो सकता है। तो ऐसा स्पेशल केस आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या हो सकता है स्पेशल केस के फॉर्म में, तो अगर ऐसा कभी दे दिया कि इफ x इज ग्रेटर देन a, बहुत ज्यादा बड़ा है,
तो ए को निग्लेक्ट करेंगे और यही ई का फॉर्मूला अपना आ जाएगा। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी ए का फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि जो ये पावर आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्स क्यूब बचेगा और फिर ये यहां x कट करोगे तो ये जो फॉर्मूला होगा आपके पास एक कितना बढ़िया फॉर्मूला आ जाएगा। गौर करना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए को इग्नोर किया, ए 0 हो गया तो ये पावर हुई x क्यूब और ऊपर से x क्यूब कटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, k/x स्क्वायर। यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इतना आपको समझ लेना चाहिए था। तो वो दोनों क्वेश्चंस जब हो गए तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब डाइपोल की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और फिर डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। दोनों क्वेश्चन समझ में ना आए हो तो एक बार फिर से रिपीट करना, उनको देखना तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कठिन है, कठिन नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उस चीज को अगर समझें तो मैंने आपको बढ़िया से लिखा और उस चीज को समझाता हूं मैं। इसको नोट डाउन कर लेना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको लिखना है तो आपको ये नोट डाउन करना है, लेकिन इसी को सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं कि डाइपोल है क्या। एक्चुअल में डाइपोल मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और मतलब व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, वो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, उनको एक डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया जाता है तो वो डाइपोल बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? डाइपोल। और उस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाली जाती है। हालांकि मैं यही कहूंगा कि आपको अभी एक और वीडियो मिलेगा जिसमें ये डेरिवेशंस होंगे, तो उसके पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी डाइपोल क्या है। मतलब कोई अगर ऐसी लाइन की हम बात करें, कोई अगर लाइन है, उस लाइन पे चार्जेस की बात करें कि कोई चार्ज है यहां एक, यहां प्लस क्यू चार्ज है मान लेते हैं, यहां माइनस क्यू चार्ज है, तो ऐसे समझो। और ये दोनों डिस्टेंस इनके बीच में है, कोई भी सेपरेशन है, उस डिस्टेंस को जनरली अपने कन्वीनियंस के लिए 2a ले लेते हैं। बुक्स में क्या ले लेते हैं उस डिस्टेंस को? 2a, क्योंकि माना यह जाता है कि इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहां तक होगा, नेगेटिव चार्ज का भी इफेक्ट यहां बीच में कहीं तक होगा, और दोनों एक a तक इसका इन्फ्लुएंस होगा, a तक इसका इन्फ्लुएंस होगा। तो जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। और फिर डाइपोल के कारण जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो, और एक लेंथ भी एक डायरेक्शन ही हमें देती है, तो वो ऐसा एक फॉर्मूला अपने पास आता है जिसको आपको याद होना चाहिए कि P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। और P होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। शुरुआत से फिर से समझते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अगर उन्हें किसी एक डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया जाता तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। उस डाइपोल का एक नेट डाइपोल मूवमेंट होता है। सेंटर पे निकालेंगे तो वो 0 होता है। सेंटर मींस ये जगह जहां बीच में मैंने कई सारे पॉइंट्स बन गए हो, जो सेंटर होगा उधर पे क्या होता है? वो 0 होता है। बट जैसे ही आप थोड़ा राइट की तरफ से, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगे या नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होगे तो उसमें कुछ एक नेट डाइपोल मूवमेंट मिलता है। जनरली होता क्या है, ऐसे समझो कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स या कह लो कि जिनके अंदर डाइपोल है, जैसे आपका अगर H2O मॉलिक्यूल है या अपना HCl है, मान लो सबसे सिंपल HCl, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। H साइज में बहुत छोटा और Cl साइज में बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ H। तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा ना, वो हमेशा जो फील्ड होती है वो Cl मॉलिक्यूल, Cl जो एटम है उसकी बहुत बड़ी हो जाती है, और हाइड्रोजन एटम है उसकी क्या होती है? छोटी होती है। तो एक नेट डाइपोल मूवमेंट उनके अंदर पाया जाता है। जनरली लगभग सारे पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा एक नेट डाइपोल मूवमेंट होता है। उस डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। इतना हमें याद होना चाहिए। अब अगले वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड आउट करेंगे, दो टास्क रहेंगी। एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, एक एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब एक्सियल लाइन क्या है उसको समझ लेते हैं, और फिर एक होता है इक्वाटोरियल लाइन। और फिर थर्ड जो आपका आएगा कल के वीडियोस में, ये दोनों चीजें मिलेंगी। इक्वाटोरियल लाइन की बात करें, और थर्ड जो आएगा वो आएगा एनी पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट होगा
उस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब एक्सियल लाइन को अगर समझें तो एक्सियल लाइन का मतलब जिसमें डाइपोल है, जैसे डाइपोल की ये लाइन जा रही है, इसी लाइन को अगर हम आगे तक बढ़ा लें और इस यहां कोई पॉइंट हो या यहां पे कोई पॉइंट हो, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके एक्सियल लाइन के पॉइंट है। अगर हम इन पे इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे तो वो एक्सियल लाइन कहलाएगा। ये या इस पॉइंट पे निकालेंगे तो वो भी क्या, तब भी वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सियल लाइन कहलाएगा। फर्दर अगर कोई पॉइंट इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन से निकलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, तो उसको बोलते हैं इक्वाटोरियल लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल लाइन। और इस पे कहीं भी, इस पॉइंट पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रयास करेंगे तो वो आएगी आपकी इक्वाटोरियल लाइन। और थर्ड जो केस होगा उसमें हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, मान लेते हैं इधर ले लेंगे, इधर ले लेंगे, कहीं भी एक जगह पॉइंट लेंगे और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इतना सा टास्क अपना रहेगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको फिर फर्दर जब कल आपको वीडियो वो बना के दूंगा तो उसमें दे दूंगा। अब इसके बाद अब आप लोग ट्राई करिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, और इसको कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1.0 into 10⁻⁸ कूलम are placed at the corners of an equilateral triangle of side 20 cm. Find the field at the center of triangle. आपको सेंटर ऑफ ट्राइंगल पे फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो इसके आंसर को आप कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। जो ना समझ में आए कमेंट करिए, पूछिए लगातार आप। और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो आपको इसके साथ अटैच कर दूंगा मैं। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।